शादी के बाद हम एक ही कमरे में अजनबी बनकर रहते थे। फिर एक रात सब बदल गया। मेरा नाम नैना है। मेरी शादी कबीर से 6 महीने पहले हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। घर में ढोल नगाड़े बजे थे। रिश्तेदारों ने नाच गाना किया था। सबने कहा था, नैना तू बहुत किस्मत वाली है। कबीर जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। कबीर सच में देखने में बहुत अच्छा था। लंबा कद, शांत चेहरा, अच्छी नौकरी, अच्छे संस्कार और घर और शहर में अपना बड़ा घर। मेरी माँ तो शादी के दिन मेरी नज़र उतारते हुए बार बार कह रही थी, बेटी भगवान ने तुझे राजकुमार दिया है, अब तू बस इस घर को अपना घर समझना। मैंने भी मन में यही सोचा था कि शादी के दिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं अपने पति के साथ हंसूंगी, बातें करूंगी, छोटी छोटी बातों पर उठूंगी, फिर वो मुझे मनाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस कमरे में मैं सपनों की दुल्हन बनकर जाऊंगी, उसी कमरे में मैं अपने पति के साथ अजनबी बनकर रहूंगी। शादी की पहली रात में लाल जोड़े में कमरे में बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी गहरी थी। पायल की आवाज़ कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। कबीर अंदर आया। मैंने घूंघट के अंदर से उसे देखा। वो बहुत शांत था। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना घबराहट, ना कोई उत्साह। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नैना मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने धीरे से पूछा, जी? वो बोला, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, तुम्हारी इज्जत करूँगा, तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखूँगा, लेकिन मुझसे कभी प्यार की उम्मीद मत रखना। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में गर्म शीशा डाल दिया हो। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? कबीर ने तुरंत कहा, नहीं, कमी तुम में नहीं, कमी शायद मुझ में है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसके शब्द बहुत ठंडे थे। नैना, वो बोला, ये शादी घर वालों की खुशी के लिए हुई है। मैं तुम्हारा पति हूँ, ये जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन दिल से। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उस रात उसने अपना तकिया उठाया और कमरे के सोफे पर जाकर सो गया। मैं पलंग पर बैठी रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मैंने आवाज़ नहीं की, क्योंकि नई दुल्हन के रोने की आवाज़ अगर कमरे के बाहर चली जाए तो घर में 1000 सवाल उठ जाते हैं। सुबह जब सासू माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने जल्दी से आंसू पोंछे। आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लगानी ज़रूरी थी। मैं बाहर गई तो सासू माँ ने मुस्कुराकर पूछा, बहू रात अच्छी गुजरी ना? मेरे गले में शब्द अटक गए। मैंने सुर झुकाकर कहा, जी मम्मी जी। लेकिन मेरे पीछे खड़ा कबीर चुप था। दिन बीतने लगे। सबके सामने कबीर मेरे साथ ठीक से पेश आता था। मेरे लिए पानी रख देता, मेरे लिए गाड़ी रोकता, बाजार में सामान उठा लेता। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद होता, हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो जाती। हम एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन दो अलग दुनिया में। मैं पलंग पर सोती थी, वो सोफे पर। मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वो छोटे छोटे जवाब देता। खाना खाया? हाँ। ऑफिस कैसा था? ठीक। आप थक गए हैं थोड़ा? बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, कबीर क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? वो किताब पढ़ते पढ़ते रुक गया। नहीं। तो फिर आप मुझसे ऐसे दूर क्यों रहते हैं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नैना मैंने कहा ना मुझे वक्त चाहिए। मैंने भी पहली बार थोड़ा दर्द दिखाते हुए कहा, वक्त चाहिए या दूरी? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ सा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दोनों में फ़र्क होता है, उसने कहा। मैंने पूछा, तो मुझे समझाइए ना। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। कुछ बातें समझाने से और उलझ जाती हैं। उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ ने पूछा, बेटी तू खुश है ना? मैं चुप हो गई। माँ ने फिर पूछा, कबीर तेरा ख्याल रखता है ना? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ माँ बहुत रखते हैं। माँ खुश होकर बोली, मैं जानती थी मेरी बेटी की किस्मत अच्छी है। मैंने फ़ोन काट दिया और तकिए में मुँह छुपाकर रो पड़ी। मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरी परीक्षा शुरू हुई थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। घर में मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी। ससुर जी भी शांत स्वभाव के थे।
लेकिन कबीर की चुप्पी मुझे अंदर से खाती जा रही थी। एक दिन मैंने कबीर की अलमारी में कपड़े रखते हुए एक पुरानी फोटो देखी। फोटो में कबीर के साथ एक लड़की थी। दोनों कॉलेज के किसी फंक्शन में खड़े थे। लड़की बहुत सुंदर थी और कबीर उस फोटो में मुस्कुरा रहा था। वैसी मुस्कान मैंने कबीर के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। मेरे हाथ कांप गए। क्या कबीर किसी और से प्यार करता था? क्या मैं उसकी जिंदगी में जबरदस्ती आ गई थी? उसी वक्त कबीर कमरे में आ गया। उसने मेरे हाथ में फोटो देखी। उसका चेहरा बदल गया। वो तेजी से मेरे पास आया और फोटो मेरे हाथ से ले ली। तुम्हें मेरी चीजें देखने की आदत है, उसने थोड़े कड़े स्वर में कहा। मेरी आंखें भर आई। मैं आपकी पत्नी हूँ, चोर नहीं। कपड़े रखते वक्त फोटो गिर गई थी। वो कुछ बोल नहीं पाया। मैंने धीमे से पूछा, कौन है ये? उसने फोटो को अलमारी में रखते हुए कहा, कोई पुरानी पहचान। मैंने पूछा, आप उससे प्यार करते थे? वो चुप रहा। उसकी खामोशी ने मेरा जवाब दे दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आज भी करते हैं? उसने पहली बार बहुत थके हुए स्वर में कहा, नैना, हर सवाल का जवाब सुनना आसान नहीं होता। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे और बिना जवाब के जीना आसान होता है। मैंने कहा। वो मेरी तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं रोते हुए हंस पड़ी। आपने मुझे छुआ तक नहीं, फिर भी रोज चोट पहुंचाते हैं। कबीर की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने पहली बार सोफे पर भी नहीं सोया। वो कमरे से बाहर चला गया और पूरी रात स्टडी रूम में बैठा रहा। अगली सुबह घर में सब सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने कबीर से उम्मीद कम करनी शुरू कर दी। मैं घर संभालती, सासू माँ की मदद करती, पूजा करती, खाना बनाती और रात में चुपचाप अपनी तरफ पलटकर सो जाती। कबीर भी पहले जैसा ही था, बस एक फर्क आया था। अब उसकी आंखें मुझसे बचती थीं। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार था। सासू माँ मंदिर गई थी। ससुर जी किसी काम से बाहर थे। मैं कमरे में अकेली पड़ी थी। कबीर ऑफिस से जल्दी आया। उसने मुझे देखा तो घबरा गया। नैना, तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। आपको फ़र्क पड़ता है क्या? वो चुप हो गया। फिर उसने बिना कुछ बोले डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरे माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी, दवा दी, खिचड़ी बनाई। मैंने पहली बार उसे इतना बेचैन देखा। रात को जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे पास कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने धीमे से पूछा, आप सोए नहीं? वो बोला, तुम्हें बुखार है तो कैसे सोता? मेरे दिल में कुछ हल्का सा पिघला। मैंने कहा, आप तो कहते थे जिम्मेदारी निभाएंगे। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने धीरे से पूछा, ये जिम्मेदारी थी या चिंता? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद दोनों। मैंने आंखें बंद कर ली। उस रात पहली बार मुझे लगा कि कबीर पत्थर नहीं है, उसके अंदर कुछ है जो वो छुपा रहा है। लेकिन क्यों? कुछ दिनों बाद मेरे मायके से खबर आई कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। मुझे तुरंत जाना था। कबीर ने खुद टिकट करवाई और कहा, मैं भी चलूँगा। मैंने हैरानी से पूछा, आप? हाँ, तुम्हारे पापा मेरे भी पापा जैसे हैं। मैंने उसे देखा। ये वही आदमी था जो मेरे सवालों से भागता था, लेकिन मेरी परेशानी से नहीं। हम मायके पहुँचे। पापा मुझे देखकर रो पड़े। बेटी, तू खुश है ना? उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। मैंने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, नैना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत है। आप चिंता मत कीजिए। मेरी आंखें भर आई। उसने यह बात मेरे लिए कही थी, मेरे सामने, मेरे पिता से। मायके में 3 दिन हम रुके। वहाँ कबीर ने पापा की दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक सब संभाला। माँ बार बार मुझे अलग ले जाकर कहती, नैना, कबीर सच में बहुत अच्छा है। उसके चेहरे पर कम बोलना है, दिल में नहीं। मैं बस मुस्कुरा देती। वापसी के सफ़र में ट्रेन की खिड़की के पास मैं बैठी थी। कबीर सामने बैठा था। बहुत देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने पूछा, कबीर, आप इतने अच्छे हो सकते हैं, फिर मेरे साथ अजनबी जैसे क्यों रहते हैं? उसने मेरी तरफ देखा। नैना, क्या तुम सच जानना चाहती हो? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हाँ,
वो बोला, मेरी जिंदगी में शादी से पहले कोई थी, उसका नाम रिया था। मैं चुपचाप सुनती रही। हम कॉलेज में मिले थे। मैं उससे बहुत प्यार करता था। घर वालों को बताया भी था, लेकिन शादी से 1 महीने पहले उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं उसके सपनों के लायक नहीं हूँ। उसे मुझसे ज़्यादा पैसे, ज़्यादा बड़ा नाम, ज़्यादा खुली जिंदगी चाहिए थी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने खुद को काम में डुबो दिया। फिर माँ पापा ने तुम्हारा रिश्ता बताया। मैंने मना किया, लेकिन माँ की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी देखकर ही चैन लेंगी। मैं हार गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने आगे कहा, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन डरता था कि अगर मैं तुम्हारे करीब आया और तुम भी एक दिन चली गई तो मैं दोबारा टूटना नहीं चाहता था। मैंने धीमे से कहा, तो आपने मुझे सजा दी उस गलती की जो मैंने की ही नहीं। कबीर ने सिर झुका लिया। हाँ, और इसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मैंने खिड़की के बाहर देखा। खेत पीछे भाग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर, मैंने कहा, किसी ने आपको छोड़ा, ये आपका दर्द है, लेकिन आपने मुझे अपनाया ही नहीं, ये मेरा दर्द है। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने आगे कहा, मैंने आपसे पहले दिन से प्यार की मांग नहीं की। बस इतना चाहा कि आप मुझे एक इंसान की तरह अपने जीवन में जगह दें। लेकिन आप तो कमरे में भी ऐसे रहते हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। कबीर की आंखों में पछतावा था। मुझे माफ़ कर दो नैना, मैंने कहा। माफ़ी इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन सच बोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद हमारे बीच की खामोशी थोड़ी कम हो गई। हम बातें करने लगे, छोटी छोटी बातें। कबीर पूछता, तुम्हें चाय कैसी पसंद है? मैं कहती, इलायची वाली। वो अगले दिन इलायची वाली चाय लाता। मैं पूछती, आपको खाने में क्या पसंद है? वो कहता, जो तुम बनाओ। मैं कहती, ये जवाब नहीं है। वो हल्का मुस्कुराता, तो फिर आलू के पराठे। धीरे धीरे मुझे उसका मुस्कुराना अच्छा लगने लगा, लेकिन दिल का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली भी चली गई। घर में सब सो चुके थे। मैं खिड़की बंद करने उठी, तभी बाहर बिजली चमकी और मैं डरकर पीछे हट गई। पैर फिसला और मैं गिरने ही वाली थी कि कबीर ने मुझे पकड़ लिया। उसकी बाहों में मैं कुछ पल ठहर गई। हम दोनों की आंखें मिली। पहली बार हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। मैं जल्दी से अलग हुई। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। कबीर ने धीरे से पूछा, सच में? मैंने कहा, हाँ। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, नैना, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? ये सवाल सुनकर मेरे अंदर कुछ कांपा। मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बाहर बारिश थी, कमरे में अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक में उसका चेहरा दिख रहा था। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझो, लेकिन तुम धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। जब तुम कमरे में नहीं होती हो तो कमरा खाली लगता है। जब तुम चुप रहती हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। जब तुम बीमार पड़ी थी तो मुझे पहली बार समझ आया कि तुम्हारे बिना मेरी सांसें कितनी बेचैन हो सकती हैं। मेरी आंखें भर आईं। वो आगे बोला, मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिले, तुम्हारे रोने से खुद पर गुस्सा आए, तुम्हारी हंसी सुनकर दिन अच्छा लगे, तो शायद हाँ। नैना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने धीमे से कहा, कबीर, आपको पता है मैंने कितनी रातें रोकर काटी हैं? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ा। पता है, और हर आंसू का दोषी मैं हूँ। मैंने कहा, मैंने कई बार सोचा मायके चली जाऊँ। कई बार लगा कि आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर आपका एक छोटा सा ख्याल मुझे रोक लेता था। कभी दवा देना, कभी पापा के लिए चिंता करना, कभी मेरी चाय याद रखना। मैं समझ नहीं पाती थी कि आप मुझसे दूर हैं या अपने दर्द से। कबीर ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। अब दूर नहीं रहना चाहता। मैंने उसकी तरफ देखा।
और अगर फिर डर लगे तो? वो बोला, तो इस बार भागूंगा नहीं, तुम्हें बता दूंगा। मैंने पूछा, और अगर मैं डर गई तो? वो हल्का मुस्कुराया, तो मैं इंतज़ार करूंगा, जैसे तुम्हें मेरे लिए करना पड़ा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। कबीर ने पहली बार मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, नैना, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? पति पत्नी बनकर नहीं, दो इंसान बनकर, दोस्त बनकर, और अगर तुम चाहो तो धीरे धीरे प्रेमी बनकर। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। मैंने कहा, एक शर्त है। वो तुरंत बोला, जो कहोगी। मैंने कहा, अब सोफे पर नहीं सोना। कबीर कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। सच? मैंने धीरे से कहा, लेकिन दूरी रखकर। अभी भरोसा लौट रहा है। वो बोला, जितनी दूरी तुम कहो, बस इतना काफ़ी है कि मैं अब तुम्हारे कमरे में अजनबी नहीं हूँ। उस रात सब बदल गया। ना कोई बड़ा वादा हुआ, ना कोई फिल्मी इजहार। बस दो टूटे हुए लोग पहली बार सच में एक दूसरे के सामने खड़े हुए। अगली सुबह जब मैं उठी तो कबीर पलंग के किनारे बैठा था। हाथ में 2 कप चाय थी, इलायची वाली। उसने कहा। मैं मुस्कुराई। इतनी सुबह? वो बोला, नई शुरुआतों को देर नहीं करनी चाहिए। मैंने चाय ली, हमारी उंगलियां छुई। इस बार मैंने हाथ पीछे नहीं खींचा। दिन बदलने लगे। अब कबीर ऑफिस से लौटकर सिर्फ थक गया नहीं कहता था, वो बताता था, आज ऑफिस में बहुत झगड़ा हुआ। मैं पूछती, फिर आपने क्या किया? वो कहता, पहले जैसा होता तो गुस्सा कर देता। अब सोचा घर जाकर नैना को बताऊंगा, वो समझाएगी। मैं हंसती, तो मैं आपकी पत्नी हूँ या सलाहकार? वो कहता, दोनों, और थोड़ी सी डॉक्टर भी, क्योंकि तुमसे बात करके मेरा पुराना दर्द ठीक हो जाता है। मैं शर्मा जाती। हम शाम को छत पर चाय पीने लगे। कभी कभी वो मेरे लिए गोलगप्पे लाता। मैं कहती, आपको कैसे पता मुझे गोलगप्पे पसंद है? वो कहता, तुम्हारी माँ ने बताया था। मैं कहती, आप मेरी माँ से भी मेरी पसंद पूछते हैं? वो मुस्कुराकर कहता, पति बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। धीरे धीरे हम सच में दोस्त बन गए। एक दिन कबीर मुझे बाजार लेकर गया। एक दुकान पर उसने हल्के नीले रंग की साड़ी चुनी। ये तुम पर अच्छी लगेगी, उसने कहा। मैंने मजाक में पूछा, पहले कभी किसी के लिए साड़ी खरीदी है? वो चुप हो गया। शायद रिया की याद आई। मैंने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, पुराने सवाल नहीं। वो मेरी तरफ देखकर बोला, नैना, आज मैं पुराने सवालों से नहीं डरता, क्योंकि अब मेरे पास नया जवाब है। क्या? तुम? मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जिंदगी में खुशियाँ आती हैं तो परीक्षा भी साथ लाती हैं। एक दिन अचानक रिया हमारे घर आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वही लड़की थी जिसकी फ़ोटो मैंने देखी थी। सुंदर, आत्मविश्वासी, महंगे कपड़े, हाथ में कार की चाबी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराई। तुम नैना हो? मैंने कहा, जी, आप? वो बोली, मैं रिया हूँ, कबीर के पुराने दोस्त। मेरे दिल में हल्की चुभन हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। आइए। कबीर ऑफिस से लौटा तो रिया को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? रिया ने मुस्कुराकर कहा। इतना भी पराया कर दिया कबीर? बस मिलने आई हूँ। मैं चाय रखने गई, लेकिन मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रिया ने कबीर से कहा, सुना है शादी कर ली, खुश हो? कबीर ने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, हाँ, बहुत। रिया थोड़ा असहज हुई। तुम बदल गए हो कबीर। कबीर बोला, शायद अब सही हो गया हूँ। रिया हंसी। कबीर, हम दोनों ने कितने सपने देखे थे, याद है? अगर उस वक्त थोड़ी समझ होती तो शायद। कबीर ने उसके बाद बीच में काट दी। रिया, जो हो गया वो ठीक था। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं नैना से नहीं मिलता। मेरी आंखें भर आई। रिया का चेहरा उतर गया। वो बोली, तुम सच में उससे प्यार करते हो? कबीर ने बिना हिचक कहा, हाँ, और ये बात समझने में मुझे देर हुई, लेकिन अब कोई शक नहीं। रिया ने मेरी तरफ देखा। तुम भाग्यशाली हो नैना। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को मौका दिया है। भाग्य से ज़्यादा धैर्य काम आया। रिया कुछ देर चुप रही, फिर उठी और चली गई। उसके जाने के बाद मैं कमरे में चली गई। कबीर मेरे पीछे आया। नैना, तुम ठीक हो?
मैंने पूछा, अगर वो वापस आ जाती शादी से पहले तो क्या आप मुझसे शादी करते? कबीर ने गहरी सांस ली। शायद नहीं। मेरे दिल को चोट लगी, लेकिन मैंने सिर झुका लिया। तभी कबीर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, लेकिन अगर आज पूरी दुनिया भी वापस आ जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तब मैं टूटा हुआ था। आज मैं तुम्हारे साथ पूरा हूँ। मेरे आंसू बह निकले। मैंने कहा, कबीर, सच कभी कभी दर्द देता है, लेकिन झूठ से कम। वो बोला, इसलिए अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उस दिन मेरे मन का आखिरी डर भी कम हो गया। कुछ महीनों बाद हमारी शादी की पहली सालगिरह आई। मैंने सोचा था शायद कबीर भूल जाएगा, लेकिन सुबह उठते ही कमरे में फूल रखे थे। बेड के पास एक छोटा सा कार्ड था। उस पर लिखा था, पहले 6 महीने मैंने तुम्हें खो दिया था, अगले 6 महीने मैं तुम्हें समझा, अब पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करना है। मैं कार्ड पढ़कर रो पड़ी। कबीर पीछे से बोला, अरे आज रोना मना है। मैं मुड़ी। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, आपने ये लिखा? वो बोला, हाँ, कैसा है? मैंने कहा, थोड़ा फिल्मी है। वो हंसा। तुम्हारे लिए थोड़ा फिल्मी होना भी सीख लिया। उसने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसमें एक चांदी की पायल थी। मैंने पूछा, इतना खास क्यों? वो बोला, शादी की पहली रात तुम्हारी पायल की आवाज़ सुनी थी। उस रात में तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन डर गया। आज चाहता हूँ जब भी ये पायल बजे मुझे याद रहे कि मैंने उस आवाज़ को बहुत देर से पहचाना। मेरी आंखें फिर भर आई। मैंने कहा, कबीर, अब बस, आप मुझे रोज़ रुलाएंगे क्या? वो मुस्कुराकर बोला, अगर ये खुशी वाले आंसू हैं तो हाँ। उस रात हम छत पर बैठे थे। आसमान में चांद था, हवा ठंडी थी। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नैना, तुमने कभी सोचा था कि हम ऐसे हो जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो सोचा था कि हमारी शादी बस नाम की रह जाएगी। वो बोला, और अब? मैंने उसकी तरफ देखा। अब लगता है कभी कभी प्यार शादी से पहले नहीं, शादी के बाद जन्म लेता है। बस उसे सांस देने के लिए भरोसे की जगह चाहिए होती है। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में कबीर ने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ये वही इंसान है जो शादी के बाद महीनों तक मुझसे अजनबी की तरह रहता था। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी। हम साथ हंसते थे, साथ चाय पीते थे, साथ बाजार जाते थे। कबीर ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले मुझे आवाज़ देता, नैना, मेरी चाय वाली पार्टनर कहाँ है? मैं रसोई से मुस्कुराते हुए जवाब देती, यहाँ हूँ, लेकिन चाय तभी मिलेगी जब आप बताएंगे कि ऑफिस में मुझे कितना याद किया। वो हंसकर कहता, इतना कि बॉस की डांट भी तुम्हारी आवाज़ जैसी प्यारी लगे। मैं हंस पड़ती। हमारी ज़िंदगी में प्यार था, अपनापन था, सम्मान था, लेकिन फिर भी एक कमी थी जो धीरे धीरे लोगों की नज़रों में सबसे बड़ी बात बन गई थी। शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी गोद खाली थी। शुरू शुरू में घर के लोग चुप रहे। सासू माँ भी कहती थी, कोई बात नहीं बहू, भगवान जब देगा अच्छा ही देगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्तेदारों की बातें बदलने लगी। किसी शादी ब्याह में जाती तो औरतें मेरे पेट की तरफ देखकर धीरे धीरे बातें करती। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। इतने साल हो गए शादी को। आजकल की लड़कियां करियर में लगी रहती हैं, फिर बाद में रोती हैं। मैं मुस्कुराकर चुप हो जाती, लेकिन अंदर से टूट जाती। एक दिन घर में पूजा थी। बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। मैं सबको प्रसाद बांट रही थी। तभी एक दूर की चाची ने सासू माँ से कहा, बहन जी, बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन घर का चिराग भी ज़रूरी होता है। कब तक खाली आंगन देखोगी? मेरे हाथ कांप गए। प्रसाद की थाली गिरते गिरते बची। सासू माँ चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। मैं चुपचाप रसोई में चली गई। कुछ देर बाद कबीर मेरे पीछे आया। नैना, मैंने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं हुआ, बस आँख में धुआं चला गया। कबीर मेरे सामने खड़ा हो गया। रसोई में गैस बंद है, धुआं कहाँ से आया? मैं चुप हो गई। वो मेरे पास आया और बोला, लोगों की बातों से इतना क्यों टूटती हो? मेरी आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि बात झूठ नहीं है कबीर। शादी को 5 साल हो गए,
मैं तुम्हें पिता नहीं बना पाई। कबीर ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वही बात, तुम मुझे प्यार देती हो, सम्मान देती हो, घर देती हो, सुकून देती हो। पिता बनना मेरे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तुम्हें खोकर पिता बनना मुझे मंजूर नहीं। मैं रोते हुए बोली। पर समाज मुझे अधूरी औरत कहता है। कबीर की आंखों में गुस्सा आ गया। समाज को मेरे कमरे में आकर मेरा सुख दुख नहीं जीना पड़ता। समाज को मेरी जिंदगी का फैसला करने का कोई हक नहीं है, मैंने धीमे से कहा। लेकिन माँ भी अब बदलने लगी है। पहले कुछ नहीं कहती थी, अब उनकी आंखों में सवाल दिखता है। कबीर कुछ पल चुप रहा। तो जवाब मैं दूंगा। अगले दिन कबीर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, देखिए नैना जी, मैं थोड़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेचुरली कंसीव होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ट्रीटमेंट से कोशिश की जा सकती है। मैंने कबीर की तरफ देखा। मेरी आंखों में डर था। घर लौटते समय मैं पूरी तरह चुप थी। कबीर ने गाड़ी रोक दी। नैना, तुम चुप क्यों हो? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर, अगर मैं कभी माँ नहीं बन पाई तो? अगर तुम्हें कभी अपना बच्चा ना मिला तो? अगर तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की बात कर दी तो? कबीर ने गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ का दरवाज़ा खोला। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। नैना, मेरी तरफ देखो। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। वो बोला, मैंने तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन समझकर शादी नहीं की थी। मैंने तुम्हें बहुत देर से सही, लेकिन दिल से पत्नी माना है। और ये रिश्ता किसी बच्चे की वजह से नहीं बना था, जो बच्चे के ना होने से टूट जाएगा। मैं रोती रही। वो बोला, बच्चा होगा तो हम दोनों का होगा, नहीं होगा तो भी हम दोनों एक दूसरे के रहेंगे। और अगर बहुत मन हुआ तो हम किसी अनाथ बच्चे को घर ले आएंगे। माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना ज़रूरी नहीं होता नैना। मैंने किसी को दिल से अपनाना भी माँ होना है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आप सच में कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? कबीर ने मेरी मांग की तरफ देखकर कहा। जिस दिन मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, उस दिन मैंने तुम्हें अपनाया था। और जिस रात मैंने तुमसे सच बोला था, उस रात मैंने तुम्हें चुना था। अब कोई कमी, कोई रिपोर्ट, कोई समाज मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। उस दिन मुझे लगा शायद भगवान ने मुझे बच्चा देर से इसलिए दिया ताकि पहले मुझे पति का सच्चा प्यार समझ में आए। लेकिन घर की स्थिति आसान नहीं थी। धीरे धीरे सासू माँ के शब्दों में भी कड़वाहट आने लगी। एक सुबह मैं पूजा की थाली लेकर आई तो सासू माँ ने धीरे से कहा, बहू, भगवान जाने हमारे घर में बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी। मैंने चुपचाप थाली रख दी। उन्होंने आगे कहा, कबीर हमारा इकलौता बेटा है, उसकी भी तो कुछ इच्छा होगी। मैंने धीमे से कहा, मम्मी जी, हम इलाज करवा रहे हैं। सासू माँ बोली, इलाज से सब कुछ नहीं होता बहू, किस्मत भी चाहिए होती है। मैं समझ गई थी ये ताना सिर्फ किस्मत को नहीं, मुझे था। उसी वक्त कबीर वहाँ आ गया। माँ, अगर किस्मत की ही बात है तो मेरी किस्मत नैना है, बच्चा बात की बात है। सासू माँ बोली, बेटा तू समझ क्यों नहीं रहा? घर का वंश। कबीर ने बात काट दी। माँ, वंश खून से नहीं संस्कार से चलता है। और अगर आपको घर में बच्चा चाहिए तो हम एडॉप्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नैना को ताने देकर नहीं। सासू माँ चुप हो गई। उस रात में कबीर से बोली, आप हर बार मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, थकते नहीं? कबीर मुस्कुराया। पहले तुम्हें बहुत अकेला छोड़ा था, अब उसका ब्याज चुका रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ब्याज बहुत प्यारा है। वो हंस पड़ा। कुछ महीनों तक इलाज चलता रहा। दवाइयाँ, टेस्ट, उम्मीद, निराशा, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर महीने मैं उम्मीद करती, फिर टूट जाती। कबीर मुझे संभालता। नैना, रो लो, लेकिन खुद को दोष मत देना। मैं कहती, हर बार मैं ही क्यों टूटती हूँ? वो कहता, क्योंकि तुम उम्मीद करती हो, और उम्मीद करने वाले कमज़ोर नहीं होते। एक दिन मैं मंदिर गई। वहाँ सीढ़ियों पर एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। उम्र मुश्किल से 3 साल होगी। मैले कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में डर। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बेटा रो क्यों रही हो?
वो बोली, मुझे भूख लगी है। मैंने उसे प्रसाद दिया, पानी दिया। फिर मंदिर के पुजारी से पूछा तो पता चला कि बच्ची पास के अनाथ आश्रम से कभी कभी मंदिर आ जाती है। उसका नाम पीहू था। पता नहीं क्यों उस बच्चे को देखते ही मेरे दिल में अजीब सा अपनापन जाग गया। उसने प्रसाद खाते खाते मेरी साड़ू का पल्लू पकड़ लिया और मासूमियत से पूछा, आप मेरी मम्मी हो? मेरी सांस अटक गई। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम चाहो तो बन सकती हो। उस दिन मैं पीहू से मिलकर घर लौटी तो मेरा मन पहली बार खाली नहीं था। मैंने कबीर को सारी बात बताई। वो बहुत देर तक चुप सुनता रहा, फिर बोला, तुम उसे घर लाना चाहती हो? मैं डरते हुए बोली, मैं नहीं जानती, बस उसे छोड़कर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कुछ वहाँ रह गया। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा, तो चलो कल फिर उससे मिलने चलते हैं। अगले दिन हम अनाथ आश्रम गए। पीहू ने मुझे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। मम्मी आ गई। पूरा कमरा जैसे रुक गया। मैं उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। कबीर की आंखें भी नम थी। उसने धीरे से पीहू के सर पर हाथ रखा। और पापा भी आए थे? पीहू ने मासूमियत से पूछा। सच में? कबीर ने हंसते हुए कहा। अगर तुम अनुमति दो तो। पीहू हंस पड़ी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मातृत्व मेरे शरीर से नहीं, मेरे दिल में जन्म ले रहा है। उसने पीहू को अडॉप्ट करने का फैसला किया। जब यह बात घर में बताई तो सासू माँ भड़क गई। पराई बच्चों को घर लाओगे? उसका खून, उसका खानदान कुछ पता है? कबीर ने शांत स्वर में कहा। माँ, जब बहू घर आती है तब भी वो दूसरे घर की बेटी होती है, फिर भी हम उसे अपना कहते हैं। फिर एक बच्ची को अपना कहने में की समस्या क्यों है? सासू माँ बोली, लेकिन अपने खून का बच्चा अलग होता है। तभी मैं पहली बार उसके सामने बोली, मम्मी जी, खून तो हर इंसान का लाल होता है, फर्क तो हम अपने मन में बना लेते हैं। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा। उन्हें शायद पहली बार मेरी आवाज़ में दर्द के साथ ताकत भी दिखी। कुछ दिनों बाद सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। पीहू हमारे घर आई। घर की दहली पर कदम रखते ही उसने पूछा, मम्मी, ये मेरा घर है? मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, ये हमारा घर है। कबीर ने पीछे से कहा, और मैं? पीहू ने हंसकर कहा, आप मेरे पापा हो। कबीर ने उसे सीने से लगा लिया। उस दिन घर में सच में पहली बार किलकारी गूंजी थी। धीरे धीरे पीहू ने सबका दिल जीत लिया। सासू माँ जो पहले उसे अपनाने को तैयार नहीं थी, वही उसे सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी। एक दिन मैंने देखा सासू माँ पीहू को तेल लगा रही थी और कह रही थी, मेरी गुड़िया सबसे प्यारी है। मैं दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मुझे देखा और धीमे से बोली, बहू, मैं गलत थी। माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है। माँ वो होती है जिसके बिना बच्चा रो पड़े। मेरी आंखें भर आई। मैं उनके पास गई। उन्होंने पहली बार मुझे गले लगाकर कहा, माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे दर्द को समझने की बजाय तुझे ही दर्द दिया। मैंने कहा, मम्मी जी, अब सब ठीक है। वो बोली, नहीं, अब ठीक नहीं, अब पूरा है। पीहू हमारी जिंदगी बन गई। उसके छोटे छोटे सवाल, उसकी हंसी, उसका मम्मी कहना, कबीर के कंधे पर सो जाना, सब कुछ हमारे घर को सच में घर बना रहा था। एक रात पीहू हमारे बीच सो रही थी। कबीर को देखते हुए बोला, नैना, लोग कहते हैं हमारी जिंदगी अधूरी है। मैंने पीहू के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, लोगों को क्या पता, भगवान कभी कभी बच्चा देर से दे, पेट से नहीं किस्मत से भेजता है। कबीर ने मेरी तरफ देखा। और कभी कभी प्यार शादी के बाद होता है। माँ बनना जन्म के बाद नहीं, अपनाने के बाद होता है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने कहा, कबीर, हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस उसका सबसे खूबसूरत पन्ना देर से खुला। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब मैंने पीहू को सीने से लगाते हुए कहा, अब हम एक परिवार हैं, खून से नहीं प्यार से बने हुए। उस रात मुझे समझ आया कि भगवान हर कमी खाली नहीं छोड़ता। कभी कभी वो उस कमी में ऐसा प्रेम भर देता है जो अपनेपन की सारी परिभाषा बदल देता है। आज पीहू हमें मम्मी पापा कहती है,
और हर बार जब वो मुझे गले लगाकर कहती है मम्मी मैं आपकी हूँ ना, मैं उसे चूम कर कहती हूँ नहीं बेटा मैं तुम्हारी हूँ, क्योंकि उस बच्ची ने मुझे माँ नहीं बनाया, उसने मुझे पूरा कर दिया। अगर आपको नैना कबीर और पीहू की ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही भावनात्मक पारिवारिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।